नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम 2018 के इलेक्ट्रिकल मेंटेनर यूपीएमआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लोरीन सिस्टम इनक्लोजर शैल बी पोस्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाता है? A फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ओनली, B फॉर वार्निंग ऑफ द हैजर्ड टू हेल्थ ओनली, C फॉर द हैजर्ड ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन एंड D फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंड वार्निंग ऑफ द हैजर्ड टू हेल्थ एंड द हैजर्ड ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। दोस्तों जो क्लोरीन गैस होती है वो काफी ज्यादा नुकसानदेह होती है और उससे काफी ज्यादा हेल्थ इशू हो सकते हैं। और क्लोरीन गैस की वजह से क्या क्या हो सकता है? एक तो आपकी हेल्थ को इशू हो सकता है, एक उसकी वजह से फायर लग सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। जहाँ पे क्लोरीन को काफी ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है तो हम वहाँ पे वार्निंग साइन का इस्तेमाल करते हैं। और वो वार्निंग साइन किस तरह के हो सकते हैं? वो वार्निंग साइन आपके एक्सप्लोजिव वार्निंग साइन हो सकते हैं, टॉक्सिक गैस का वार्निंग साइन हो सकता है, और किसका वार्निंग साइन हो सकता है? पर्सनलाइज एक्सेस का वार्निंग साइन हो सकता है, यानी कि केवल पर्सनलाइज पर्सन ही केवल एक्सेस कर सकते हैं उस एरिया को। और जो वार्निंग साइन होते हैं वो किस कलर में होते हैं? वो येलो कलर में होते हैं। और उनकी शेप कैसी होती है? उनकी शेप ट्रायंगुलर होती है। अब क्योंकि क्लोरीन गैस से काफी अलग अलग तरीके के खतरे हो सकते हैं तो हम अलग अलग तरीके के वार्निंग साइन क्लोरीन गैस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वार्निंग साइन हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री एंड वार्निंग ऑफ द हैजर्ड टू हेल्थ एंड द हैजर्ड ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ हॉस्पिटल एसेंशियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम मस्ट बी कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेपरेट सिस्टम। किसी अस्पताल की अनिवार्यता विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए है अ नॉर्मल सिस्टम एंड अ लाइफ सेफ्टी सिस्टम, बी एन एसेंशियल सिस्टम एंड अ नॉन एसेंशियल सिस्टम, सी अ लाइफ सेफ्टी सिस्टम एंड एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, डी एन इमरजेंसी सिस्टम एंड एन इक्विपमेंट सिस्टम। दोस्तों एक हॉस्पिटल की सेटिंग में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इमरजेंसी सिस्टम और दूसरा होता है इक्विपमेंट सिस्टम। और ये सिस्टम इतने ज्यादा एसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि इनकेस कभी भी पावर आउटेज होती है, कोई भी फॉल्ट होता है तो हमें पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखना होता है और हमें अपने क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं उनको 24/7 चालू अवस्था में रखना होता है। यानी कि जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट हैं उनमें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई होनी ही चाहिए। इमरजेंसी सिस्टम को लाइफ सेफ्टी ब्रांच भी बोला जाता है दोस्तों। और ये ब्रांच किसको पावर सप्लाई करती है? ये ब्रांच यूज होती है इमरजेंसी लाइटनिंग के लिए, जैसे एग्जिट साइन हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गई, फायर अलार्म हो गया या कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। उनके लिए हम इमरजेंसी सिस्टम सेटिंग को यूज करते हैं। दूसरा है इक्विपमेंट सेटिंग। इक्विपमेंट सेटिंग में वो इक्विपमेंट आते हैं हॉस्पिटल के जो काफी ज्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर हो गया, डायलिसिस मशीन हो गया, सर्जिकल इक्विपमेंट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, MIR हो गया। तो ये सारी जो इक्विपमेंट है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट है और उनकी नेसेसरी कभी भी किसी टाइम भी पड़ सकती है, तो इनमें पावर सप्लाई हमेशा होनी ही चाहिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन इमरजेंसी सिस्टम एंड एन इक्विपमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल करंट फिनोमिना। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? ए डाइलेक्ट्रिक, बी इंसुलेटर, सी मेटल एंड डी चार्ज। दोस्तों इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से होता है। किसी भी मटेरियल में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। अब एक मटेरियल में दो पार्टिकल होते हैं बेसिकली, पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, यानी कि उसमें कोई ज्यादा खास मूवमेंट होता नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस सेल में होते हैं और ये लूजली बॉन्ड होते हैं। लूजली बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर इनको एनर्जी मिले तो ये एकदम मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है एज पर साइन कन्वेंशन। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है दोस्तों? ये वो आवेश की मात्रा होती है जो प्रति सेकंड एक चालक से बहती है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। पहला होता है कंडक्टर, देन होता है इंसुलेटर एंड देन होता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी टाइटली बॉन्ड होते हैं, तो इसी वजह से इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर हम मटेरियल को एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन फिर चार्ज अप हो जाते हैं और वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर देते हैं। और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी ज्यादा लाइटली बाउंड होते हैं, तो वहां पे करंट फ्लो सबसे इजीली हो पाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द करंट इन द एलिमेंट व्हेन द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट इज Q = 10t कूलम वेयर t इज द टाइम इन सेकंड। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q = 10t कॉलम है जहां समय t सेकंड दर्शाता है। A 5 एम्पेयर, B 10t एम्पेयर, C 10 एम्पेयर एंड D 5t² एम्पेयर। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम। अब मैंने ये वाली इक्वेशन क्यों ली है, तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे जो हमें चार्ज की वैल्यू दी है वो टाइम कूलम में दी हुई है। जब किसी भी चीज में चेंज हो रहा हो तो उसको मेजर करते हैं dq/dt से, तो आई हो जाएगा dq/dt। q की वैल्यू हमें पता है कितनी है, वो हमें 10t दे रखी है अपॉन
में dt। तो I हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 dt अपॉन में dt। तो इस dt से कट जाएगा तो I कितना बचेगा, 10 एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्पेयर इज द एसआई यूनिट ऑफ। एम्पेयर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई इकाई है? ए वोल्टेज, बी करंट, सी पावर एंड डी एनर्जी। दोस्तों एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है और एम्पेयर दर्शाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी कि विद्युत आवेश किसी एक कंडक्टर में कितनी गति से बह रहा है। दोस्तों वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट से, पावर को मेजर करा जाता है वाट से और एनर्जी को मेजर करा जाता है जूल से। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी एल्यूमिनियम, डी कॉपर। तो जो भी हमें गिवन ऑप्शन है उसमें सबसे अच्छी कंडक्टिविटी कॉपर की होगी, देन एल्यूमिनियम की होगी, क्योंकि दोनों क्या है, कंडक्टर है। और कॉपर को कहाँ यूज करा जाता है? वायरिंग में यूज करा जाता है, केबल्स पे यूज करा जाता है, अर्थिंग में इसका यूज करा जाता है, तो इसका यूज काफी ज्यादा जगह होता है। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होता है? एल्यूमिनियम का यूज हम ट्रांसमिशन लाइन में भी करते हैं और एल्यूमिनियम लाइटर वेट भी होती है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है, तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और कार्बन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बशर्ते अगर कार्बन ग्रेफाइट हो या डायमंड हो। अगर कार्बन ग्रेफाइट हो तो कार्बन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वो किस फॉर्म में करेगा? जब कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में हो या फिर डायमंड की फॉर्म में हो। तो कार्बन कंडक्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है और इंसुलेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो कार्बन की फॉर्म ये दर्शाती है कि वो मटेरियल किसकी तरह एक्ट करेगा। जैसे कि ग्रेफाइट के केस में कार्बन अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वहीं डायमंड के केस में कार्बन इंसुलेटर बन जाता है। और यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो इस टेबल को भी आप याद कर लेना। ज्यादातर इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड। जैसे सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन कॉपर की होती है, देन गोल्ड की होती है, एल्यूमिनियम हो गया, और जो लीस्ट कंडक्टिविटी है इसमें वो लेड की होती है। स्टील की भी आप कंडक्टिविटी याद कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द करंट इन द बिलो सर्किट इफ रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम। दिए गए सर्किट में धारा खोजें यदि रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 2 किलो ओम। करंट निकालना है यहाँ से, तो आई कितना हो जाएगा, V अपॉन में R। वोल्टेज 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 किलो ओम में है, तो इसको हम ओम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.5। तो 4.5 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द फॉलोइंग सर्किट। निम्नलिखित परिपथ में वोल्ट मीटर का मान बताएं। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं डायग्राम को और दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम डायग्राम को दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स किसकी तरह बिहेव करता है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और आइडियल करंट सोर्स किसकी तरह बिहेव करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जो एमीटर लगा था हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, और जो वोल्ट मीटर लगाता है हमने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस पॉइंट का, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है। तो ये हमने जब सर्किट को रीड्रॉ करा तो ये 2 ओम का वोल्टेज ए और सी ब्रांच के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो डायग्राम बना है ये किसका बना हुआ है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप डायग्राम है। तो इस डायग्राम से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ए बी सी आर्म को सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये है VC, ये है VD। तो VC कितना हो जाएगा, R2, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो ये हो जाएगा VC इक्वल्स टू R2 R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई में जो हमारा सोर्स लगा हुआ है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 2 वोल्ट। तो R2 कितना है, 20 ओम। 20 इंटू 2, R1 प्लस R2 20 प्लस 50। तो VC कितना निकल जाएगा, तो VC निकल जाएगा 40/70। इसको आप और सॉल्व करोगे तो आएगा 4/7। सेम अब हम ADC ब्रांच को सॉल्व करेंगे। तो VD निकल के आएगा R4 मल्टीप्लाई में VS अपॉन में R4 प्लस R3। तो R4 कितना है यहाँ पे 60 ओम है, तो 60 इंटू 2 60 प्लस R3 कितना है 10 ओम है। तो 120 अपॉन में 70, तो 12/7 आ गया। अब दोनों के बीच में हमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। तो जब दोनों के बीच में हमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे निकल जाएगा, यानी कि V आउट कितना निकल जाएगा, VC माइनस VD। VC हमने कितना निकाला था 4/7 और VD कितना है 12/7। 7 LCM आ जाएगा, 4 - 12 विच इज इक्वल्स टू -8/7। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट। निम्नलिखित परिपथ में धारा I खोजें। दोस्तों जो हमें सर्किट दिया हुआ है उसमें एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। ये क्या है, ये है डिपेंडेंट सोर्स। और हमें पता कैसे लगता है कि ये डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स हमेशा हीरे के आकार में होंगे या डायमंड शेप में होंगे। और इसमें वैल्यू क्या दे रखी है, 5I दे रखी है। तो जो I है वो क्या दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि जो डिपेंडेंट सोर्स का वोल्टेज है वो कंट्रोल कर रहा है करंट। तो ये गिवन सोर्स क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी वोल्टेज सोर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसे करंट
करंट कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि इस ब्रांच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो वोल्टेज कहाँ अप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट नोड पे अप्लाई हो जाएगा। तो इससे हम करंट निकाल सकते हैं बहुत सिंपली। वो कितना निकलेगा, 24 ये वाला वोल्टेज माइनस 5i ये वाला वोल्टेज अपॉन में 18। आई क्या होता है, V अपॉन में R, तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18i इक्वल्स टू 24 माइनस 5i। तो 18 माइनस 5 क्या होता है, 13i इक्वल्स टू 24। तो i कितना हो जाएगा, 24 बाय। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम किरचॉफ लॉ। i क्या होता है, V अपॉन में R। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, एक 24 वोल्ट है और एक वोल्टेज है 5i अपॉन में 18। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 18i इक्वल्स टू 24 वोल्ट माइनस 5i इधर आ जाएगा, तो 18i प्लस 5i इक्वल्स टू 24 वोल्ट। तो i आ जाएगा 24 अपॉन में 23 एम्पेयर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड इज नॉट यूज्ड फॉर। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। ए सब स्टेशन डिजाइन, बी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सी कमर्शियल बिल्डिंग एंड डी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वायरिंग। दोस्तों एनईसी का इस्तेमाल सब स्टेशन डिजाइन में नहीं करा जाता है, क्योंकि जो सब स्टेशन होते हैं वो काफी ज्यादा लार्ज फैसिलिटी होती है और उसमें काफी चीजों को हमें हैंडल करना होता है, जैसे हाई वोल्टेज हो गया, हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उसमें केवल एनईसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं NESC का। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड। रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, उसमें हम NEC का इस्तेमाल करते हैं फॉर वायरिंग पर्पस। NEC का इस्तेमाल लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और लो वोल्टेज एप्लीकेशन बेसिकली कितनी 600 से 1000 वोल्ट तक के लिए हम NEC का इस्तेमाल करते हैं या NEC के नियम का पालन करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और वायरिंग इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। और इनका इस्तेमाल जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में किया जाता है। और जो NESC कोड होते हैं यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड, वो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ये सेफ्टी कोड बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, इंप्लीमेंटेशन बेस्ड नहीं होते। तो NESC कोड केवल ये बताता है कि हमें क्या चीज करनी है और वो चीज किस तरह से करनी है, तो वो चीज ज्यादातर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की जाती है। इनका इस्तेमाल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब स्टेशन डिजाइन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।